प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज चुनाव आयोग के उस फैसले का जिक्र करेंगे जिसे केंद्र सरकार के एक फैसले को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक मेगा आउटरीच प्लान तैयार किया था जिसमें 765 जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जानी थी और यह यात्रा शुरू होनी थी 20 नवंबर से 25 जनवरी तक चलनी थी। तो सबसे पहली बात तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो टाइम था, जो समय था, वो ऐसा था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर चुका है। चुनाव आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी जिस पर एतराज हुआ जबरदस्त तरीके से, विपक्ष ने भी और बाकी और अधिकारियों ने भी इस पर आपत्तियां जाहिर की कि भारत सरकार के टॉप ऑफिसर्स को इस रथ यात्रा में रथ प्रभारी के तौर पर डिप्लॉय किए जाने की बात थी, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, डायरेक्टर लेवल और डेप्यूटी सेक्रेटरीज के टॉप आईएएस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किए जाने का एक ऐलान सरकार ने किया था एक ऑर्डर के जरिए, और जिसमें जिक्र इस बात का भी था कि वो रथ प्रभारी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, शोकेसिंग सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द लास्ट 9 years ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये एक ऑर्डर जारी हुआ, लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर जारी हुआ ठीक वैसे ही विपक्ष ने बड़ा जोरदार हमला केंद्र सरकार पर बोला। उस दिन सोशल साइट पर, एक्स पर जबरदस्त तरीके के ट्वीट्स आए। पवन खेड़ा ने अपनी बात रखी, जयराम रमेश ने इसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया और एक कदम और आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 पन्ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी और यह कहा कि यह सीधे सीधे उल्लंघन है सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट 1964 का, जो ये कहता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी तरह की राजनीतिक योजना में या राजनीतिक जो इस तरह का प्रचार प्रसार होता है उसमें हिस्सेदारी नहीं ले सकता। और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी 2 पन्नों की इस चिट्ठी में जिक्र इस बात का भी किया था कि इसके पहले सेना को भी इन्वॉल्व किया गया और सेना के अधिकारियों को भी सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए कह दिया गया। उसके पहले जवानों को कह दिया गया कि जब जब वो छुट्टी पर जाएं साल में 2 महीने की, तब भी वो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं, शरीक हों सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो नॉन पॉलिटिकल हैं, गैर राजनीतिक हैं, उनकी भी बड़ी कड़ी आपत्तियां और कड़े एतराज इस पर दर्ज हुए। EAS शर्मा है, भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और कुछ चीजें मैं हूबहू आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, पब्लिक सर्वेंट्स टेकिंग पार्ट इन एनी एक्टिविटी दैट इज likely to influence the voters in an election violates the central civil services rules and the corresponding conduct rules of the other central and all India services। एक और वो बात कह रहे हैं कि for any public authority to coerce public servants into such activity is punishable not only under the relevant election laws but also under the relevant provisions of the Indian Penal Code। यानी कि सरकारी अधिकारी अगर सरकारी योजनाओं के प्रचार में शरीक होता है तो पहली बात तो सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट का वायलेशन होता है, और दूसरी तरफ अगर उसे बाध्य किया जाता है ऐसा करने के लिए तो वो इंडियन पीनल कोड के तहत भी पनिशेबल है। EAS शर्मा ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, और जो चिट्ठी इन्होंने चुनाव आयोग को लिखी उसी पर कुछ और पत्र भी लिखे गए, कुछ और आपत्तियां भी लिखी गई। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी आपत्तियां जाहिर की, जिसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं, जिसमें नीति आयोग के कुछ लोग शामिल हैं, और उन्होंने भी तकरीबन यही बात कही। इसी का संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया और चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा भारत के कैबिनेट सचिव को, राजीव गाबा को, कि आप क्योंकि इलेक्शन में हैं
और चुनाव आचार संहिता लागू है, इसीलिए सबसे पहला कदम तो यह उठाया जाना चाहिए कि ये यात्रा उन राज्यों से होकर ना गुजरे जहां पर इलेक्शन प्रस्तावित है, चुनाव प्रस्तावित है, यानी कि 5 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इसके अलावा नागालैंड की एक सीट का भी जिक्र है। तो पहली चीज तो ये कि यात्रा उन इलाकों में नहीं निकाली जाएगी, और दूसरी चीज रथ शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जाहिर की गई है। इसका सरकार ने संज्ञान भी लिया और केंद्र सरकार की तरफ से अपूर्व चंद्रा, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि अब हम इस यात्रा के लिए रथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलावा इसके उन्होंने ये भी कहा कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां हम इसको लेकर नहीं जाएंगे, वहां पर यह यात्रा 5 दिसंबर के बाद शुरू होगी, क्योंकि 3 दिसंबर को इलेक्शन का रिजल्ट आना है 5 राज्यों में, और 5 दिसंबर तक वहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो केंद्र सरकार ने भी ये बात मान ली है। अब ऐसे में बड़ी जरूरी चीज हो जाती है ये देखना कि बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो भारत निर्वाचन आयोग लागू करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद, लेकिन क्या सारी राजनीतिक पार्टियां इतने पाक-साफ तरीके से चुनाव लड़ती हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके का बड़ा गंभीर रिएक्शन आया, तो क्या कांग्रेस ने सारे चुनाव तमाम परिपाटियों को मद्देनजर रखते हुए लड़े, और क्या बाकी चुनाव में उतरी हुई राजनीतिक पार्टियां इतने ही पाक-साफ तरीके से, लॉ बाउंड तरीके से चुनाव लड़ती हैं? तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, वो आपके सामने रखती हूं। चुनावी राज्यों में रुक गया रथ, जीत गया विपक्ष। और सरकारी योजना का प्रचार, अफसर लाचार। और कौन कौन मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी। अलावा इसके कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य। सुनील साजन जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। राजीव रंजन इस डिबेट का हिस्सा हैं, नेशनल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड। AK वाजपेयी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता LJP-R, रामविलास पासवान गुट। और थोड़ी देर बाद मेरे साथ इसी डिबेट में शिरकत करेंगे विनोद शर्मा भी, फॉर्मर IAS ऑफिसर। तो शुरुआत AK वाजपेयी आपसे कि भाई 3 वायलेशन हो रहे थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन था, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट का वायलेशन था, IPC का वायलेशन था। तो ऐसे में जब चुनाव आचार संहिता लागू थी, तब इस तरह के ऐलान का मकसद राजनीतिक ही था? गरिमा जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था उसमें शायद ये 5 राज्यों को छोड़ दिया गया था, जहाँ तक मैंने देखा है। नहीं, ऐसी इस ऑर्डर में कोई बात है नहीं। कहीं क्लैरिफिकेशन भी थी, मैंने पढ़ी भी है कि उसमें 5 राज्यों में ये यात्रा नहीं जानी थी, ये बात है जानकारी मेरे। दूसरी बात है कि उसमें रथ यात्रा वाला मामला था। नहीं, ये बात AK वाजपेयी जी करेक्ट कर दें। हाँ, ये बात कहाँ से आई कि, और अगर ऑलरेडी ऑर्डर में ये बात शामिल होती कि 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां रथ यात्रा नहीं जाएगी, तो फिर क्यों कहना पड़ता चुनाव आयोग? अब मेरे पास इस वक्त मटेरियल नहीं है, बट आई हैव रेड समवेयर सब्जेक्ट टू करेक्शन, मतलब मेरी जानकारी जो मैंने बता दी। दूसरा उसमें ये है कि रथ का सवाल जहाँ तक था, वो रथ उन्होंने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। भारत सरकार के अपर सचिव ने जो चिट्ठी लिखी है उसके हिसाब से जानकारी दे दी है। अब मेन मुद्दा ये है कि भाई क्या इन ऑफिसरों को जिम्मेवारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके लिए आपने बताया कि CCS कंडक्ट रूल जो है सिविल सर्वेंट के, वो बाधा बनते हैं। देखिए, उसको भी क्लैरिफाई कर लें। उसमें यह है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो किसी तरह का पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेगा, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा। ये उस कंसेप्ट में है, डिमॉन्स्ट्रेशन। यस। अब तीसरी बात ये है कि भाई सरकार
संविधान के हिसाब से चलती है। सरकार को चलाने वाले विंग को कहते हैं एग्जीक्यूटिव। वो सरकार में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, क्लर्क्स भी हैं, बहुत सारे के एम्प्लॉयज आते हैं उसमें। सरकार की योजनाएं, सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं। तो अगर उनको कोई स्पेशल जिम्मेवारी दी जाती है सरकार के द्वारा, तो उसमें राजनीति का पुट कहां से आ गया? ठीक है, मैं बता देती हूँ। ए.के. वाजपेयी, आप ही ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट, प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑर्डर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे लेकर पढ़ा, एक सेकंड, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन नहीं कर सकते, यही आशय था आपका? प्रदर्शन मीन्स अगेंस्ट दी एम्प्लॉयर, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन। तो फिर ये जितने आईएएस ऑफिसर्स जो कि भारत सरकार में बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, नीति आयोग में रह चुके हैं, फिर ये सब क्या इनजस्टिफाइड ऑब्जेक्शन दर्ज करा रहे हैं कि शोकेसिंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट ये सिविल सर्वेंट के सर्विस में आता ही नहीं? भाई डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपना व्यू रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता है उनको। उनका व्यू ये है, हमारा व्यू ये है, सरकार का व्यू ये है कि भाई अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम बनेगी, वेलफेयर स्कीम जो भी बनेगी, वो संविधान के तहत ही होती है और वो अंतिम आदमी को फायदा पहुंचे, उसको बराबर का दर्जा मिले, उसी के लिए स्कीमें बनती हैं। और स्कीम और पॉलिसी बनाने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होता है। तो अगर दोनों सरकार के एम्प्लॉय और सरकार की स्कीमें, तो अगर वो लागू करी जा रही है, लागू हो रही हैं, जमीन तक नहीं जा रही या जा रही हैं या शोकेसिंग भी करनी है, तो उसमें ऐतराज किस बात का है? नहीं, ऐतराज ये है कि पूर्व कैबिनेट सचिव हैं बीके चतुर्वेदी, वो ये कह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व है, मैंने अपने पूरे सिविल सेवा करियर में ऐसी कोई चीज नहीं देखी, इसे नागरिक और रक्षा सेवाओं के राजनीतिकरण के रूप में देखा जाएगा। ये उनका व्यू है। देखिए, अगर हमको देश को विकास के रथ की यात्रा को आगे ले जाना है या विकास की गति को तेज कराना है, तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने डिजिटल प्रोग्राम चलाया, नहीं ये डिजिटल उदाहरण दे रहे हैं हम एक तरीके का, कि जैसे डीबीटी हमने चलाया कि पैसा डिजिटली बैंक के डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास जाएगा, वो भी हमने बदलाव किया और बहुत से बदलाव हमने किए। तो अगर ये भी बदलाव आ जाए, अगर पब्लिक सर्वेंट भी पूरी तरीके से अकाउंटेबल हो जाए, अकाउंटेबल टू whom? Accountable to the government. Yes, to the government. Yes, they have to be. ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ए.के. वाजपेयी। They have to be government of India. Government means what? Government of India. तो सरकारी अधिकारी सरकार के प्रति जवाबदेह है या जनता के प्रति जवाबदेह? ना, the government employees will answerable and accountable to the government of India, not to the people. कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का क्या हुआ जो जनता के प्रति अकाउंटेबल होनी चाहिए? जनता के प्रति प्रतिनिधि अकाउंटेबल है। सरकार जो बनी है उन प्रतिनिधियों की, बीजेपी की जैसे सरकार है या एनडीए की सरकार है, तो वो इसीलिए 5 साल के चुनाव के टेस्ट में जाते हैं कि भाई उनके कार्यक्रम ठीक रहे, उनकी पॉलिसीज ठीक रही, उन्होंने देश के लिए काम किया कि नहीं किया। बट गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, लाइक जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, दे आर अकाउंटेबल टू द कॉज। उनको अपने आप, वो तो इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, तो इसलिए उसको अपने आप अपने कॉज के प्रति कमिटेड रहना, दैट्स ऑल। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल ऑलवेज बी अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे, कमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, टॉप के आईएएस अधिकारी, फॉर्मर आईएएस। विनोद जी, अभी जो बात निकली वो ये कि पब्लिक सर्वेंट्स को कमिटेड होना चाहिए। जिस कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का हम जिक्र करते हैं, वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नॉट टू द पब्लिक, ये होना चाहिए सरकार के प्रति कमिटमेंट। आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, बड़ा ये डेलिकेट सा प्रश्न है। गवर्नमेंट का ये प्रिविलेज है कि किसी ये प्रेरोगेटिव है किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को या सेट ऑफ ऑफिसर्स को किस रूप में उपयोग में लाए, किस युग में उनकी सेवाओं का उपयोग करें। परंतु इसके 2 पहलू हैं। अगर मैं इसको एनालाइज करके आपको बताना चाहूं, गवर्नमेंट को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि अमुक सेवा या अमुक अधिकारी का पॉलिटिसाइजेशन तो नहीं हो रहा है,
कभी कभी ऐसा होता है कि शासकीय कार्य और राजनीतिक एजेंडा में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। देयर इज अ वेरी हेयरलाइन डिफरेंस। शासन को भी केयरफुल रहना चाहिए और रहना भी होता है, और अधिकारी को भी ये ध्यान में रखना होता है कि उसका प्रयोग राजनीतिक एजेंडा के रूप में तो नहीं हो रहा है। जहां तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज का प्रश्न है, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का ये दायित्व है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रोपेगेट करें, जन जन तक पहुंचाएं, और ये सुनिश्चित करें कि गवर्नमेंट की जो मंशा है, वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की मंशा पूर्ण हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि बड़ा डेलिकेट इशू है। ये भी कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि एक निर्णय जो टॉप लेवल पे हुआ, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, उस निर्णय के पॉलिटिकल ओवरटोन्स तो नहीं है। जहां तक नीतियों के प्रोपेगेशन का प्रश्न है, मैं ये मानता हूं कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ये दायित्व है कि सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो नीति प्रॉपरली लास्ट मैन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। फॉर एग्जाम्पल, केंद्र सरकार की बड़ी सारी नीतियां हैं, अटल आदर्श योजना, पीएमजीएसवाई, मुद्रा योजना, जनधन योजना, यू हैव मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये बड़ी सारी योजनाएं हैं। ये इन योजनाओं को प्रोपगेशन के लिए 3-4 मीन्स हैं। 1, यू हैव DAVP, भारत सरकार का एक तंत्र है जो इन योजनाओं की पब्लिसिटी या प्रोपगेट करने के लिए कमिटेड है। सिमिलरली प्रदेश स्तर पे यू हैव इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक दायित्व है कि गवर्नमेंट की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। साथ ही जिस विभाग की वो योजना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव मुद्रा योजना, एक पर्टिकुलर विभाग इसको हैंडल कर रहा है, उस विभाग का भी ये दायित्व है कि इस योजना को जनता तक पहुंचाए। अब देखिए, जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इसलिए हुई है कि क्या शासन का जो तंत्र है, जो तंत्र इन प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यू हैव अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, you have to support the district magistrate, you have sub divisional magistrates, at the village level आपके पास लेखपाल हैं, पंचायत सेक्रेटरीज हैं, VLWs हैं, BDOs हैं। क्या ये योजनाएं जो सरकार की हैं, क्या ये योजनाएं वाकई जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं? तभी गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ा कि कुछ ऐसे विभाग जिनका इन योजनाओं से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टल सर्विस के व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है कि अटल आदर्श ग्राम योजना क्या विलेज लेवल पे प्रॉपरली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार का ये दायित्व है कि वो ये इंश्योर करे कि किसी को ये गलतफहमी ना हो जाए कि सरकार अपने सरकारी तंत्र का उपयोग पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए कर रही है। इस जिम्मेदारी में विनोद जी, इसी जिम्मेदारी में क्या एक बहुत महीन सी बारीक सी रेखा है जिसका ध्यान रखा जाना था और वही ध्यान नहीं रखा गया? क्योंकि आपने कहा कि सरकारी योजनाओं को वो जमीन तक पहुंचे, सरकारी योजनाएं, ये तो जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन शोकेसिंग एंड सेलिब्रेशन नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एप्रीहेंशन ही है। अभी ऐसा जब इलेक्शन ईयर होता है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में या स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं तो कुछ लोगों को बड़े सारे एप्रीहेंशंस भी होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट शुड हैव बीन वेरी केयरफुल। गवर्नमेंट को भी अपने स्तर पे केयरफुल रहना चाहिए या रहना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर स्कीम से ये जो शासनादेश जारी किया गया है उसको लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ।
ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस इंटेंशन से किया हो। ये भी है कि गवर्नमेंट के इंटेंशंस माइट बी वेरी क्लियर। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर विभाग की कोई योजना है ग्राम में, उज्ज्वला योजना है फॉर एग्जांपल, जो विभाग है वो तो ये कहेगा बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो रही है, और एक तो तरीका ये है कि थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाता है। मीडिया ऑल्सो गोज टू द विलेजेस टू फाइंड आउट कि उज्ज्वला योजना प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं। दूसरा एक इसका पहलू यह है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम डायरेक्टर लेवल के कुछ ऑफिसर्स को कुछ विलेजेस में भेजेंगे टू मेक श्योर दे विल बी इंडिपेंडेंट। उनका कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन एक पॉइंट ये भी है ना विनोद जी कि क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और ऐसे में चुनाव आयोग ने रोक लगाई कि नहीं जा सकते चुनावी राज्यों में। शाजिया इल्मी मेरे साथ हैं। शाजिया, 3 दिन पहले इसी मुद्दे पर हम बैठे थे रूबरू, और बड़े पुरजोर तरीके से आपने इसको डिफेंड किया था। तो फिर चुनाव आयोग को क्यों रोक लगानी पड़ी, और आपने भी चुनाव आयोग का फरमान तुरंत स्वीकार कर लिया? इसका मतलब कहीं तो कुछ गलत था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं था। और ये स्कीम उन 5 चुनावी स्टेट्स के अलावा बाकी जगहों में कैरी ऑन की जाएगी। जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ, जैसे आपने कहा, आचार संहिता लागू हो जाती है, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि वहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ रहेंगी, खास तौर से नौकरशाही को लेकर। तो अगर उनको लगता है कि ये किसी तरह से इससे पक्षपात होगा, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कहा और संज्ञान लिया, और बाकायदा भाजपा और चाहे सेंटर हो या कोई भी स्टेट की सरकार हो, उनको मानना पड़ा। इसके पास कोई चारा नहीं है, और वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी बातें हुई, मैं उसी बात पर मैंने थोड़ी रिसर्च भी की है गरिमा जी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगी, मैं थोड़ी लेट हो गई, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अब मैं आप सबको कुछ बात बताना चाहती हूँ जो अभी तक वो बात खुलकर आई नहीं है। और मैंने जैसे कि कहा, चुनाव आचार संहिता पूरी तरह से सर्वोपरि होती है ऐसे मौके पर, और जो कहा है उसका आदेश है ये, और वो सबको मानना पड़ेगा। और इन 5 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में इसको किया जाएगा, चाहे उस मॉनिटरिंग का हो, एंगेजमेंट का हो, रथ शब्द के इस्तेमाल से भी परहेज कर लिया। भाजपा की पार्टी के प्रोग्राम नहीं है सेंट्रल वेलफेयर जी। अब तो आपने रथ शब्द के इस्तेमाल से भी परहेज कर लिया। तो 2-3 चीजें हुई हैं रेक्टिफाइंग मीजर्स के तौर पर कि 5 राज्यों में तो नहीं जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं, रथ शब्द से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रथ लिखा है रथ प्रभारी, और आपके पास भी ऑर्डर है, हम दोनों के पास वही ऑर्डर है, उसमें /स्पेशल ऑफिसर। तो कोई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है रथ सुनकर, जैसे उनको सनातन सुनकर एलर्जी हो जाती है, वैसे रथ नाम उनको अच्छा लगता है, स्पेशल ऑफिसर उनको अच्छा लगता है, तो वो स्पेशल ऑफिसर उनको मान ले। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ बात, अगर आप मुझे मौका देंगी मैं अपनी बात रखने का, तो मैं अगर दूं, देखिए इसमें क्या कहा था इस ऑर्डर में, और जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनके साथ, हाँ मैं उनके साथ में रखना चाहूंगी बात। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 25 अफसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के भी 25 अफसर पूरे इंडिया में से, हाँ, ऑडिट और अकाउंट सर्विस के भी 15 अफसर, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की 15 पूरे सर्विसेज में से। सोचिए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉस्ट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सबके 10 स्टैटिस्टिक्स सर्विस के साथ, और एक यानी कि इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स और फाइनेंस सर्विस से 5 अफसर। अच्छा, अब देखिए, मैं अब बहुत ज़रूरी बात आ गई, प्लीज़ मुझे गरिमा जी मुझे आज्ञा दे तो मैं अपनी बात को रखूं। अब देखिए, अगर आप देखा जाए, सिर्फ IRS की बात करते हैं, हमारे देश में अगर देखा जाए तो 4,900 IRS अफसर है, पूरी जो कैटेगरी टोटल अफसर में से। अगर इसमें से 25 अफसर का चयन हो रहा है तो वो 0.02% है। वैसे ही मैं आपको सबके आंकड़े बताती हूँ कि आप सोचिए क्या बनाया जा रहा है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी लग गई है, लेकिन 25 अफसर इन पूरी सर्विसेज में से। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी बाकी में भी 25 IRS के अगर हुए तो दो सुनिए, मैं खत्म नहीं, गलत, ये गलत है, नहीं मैं बोल के रहूंगी, नहीं तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आपको ये देना पड़ेगा। आज मुकम्मल मौका है, इसमें रोकी नहीं मुझे आप। मैंने सुना
बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा गरिमा, आपने हमारे पहले जो साथी बोल रहे थे बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनको पूरा मौका दिया। मुझे बस 2 मिनट में बात खत्म कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। चाहे आप कहेंगी भी तब भी नहीं बोलूंगी मैं। तो 25 IRS अफसर हैं गरिमा जी, आप देखिए तो पूरे अगर 4,900 अगर लिया जाए उसका तो 0.2% आते हैं। वैसे अगर क्या हो जाएगा अगर 25 अफसर IRS कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के, उसका कार्डर मैं बताऊं कितना बड़ा है, 5,600 अफसर हैं पूरे IRS कस्टम्स उसमें। अगर उनमें से अगर आप 25 को निकालकर इस काम में लगाते तो वो 0.5% लोग इसमें शामिल होते, 1% भी नहीं। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी नौकरशाह लामबंद है करने के लिए और उनको कहा जा रहा है हंटर मार के चलो काम करो, प्रसार करो। मैं बता रही हूँ 0.4%, वो भी इसके लिए कि उसके जो लाभार्थी हैं उनके पास जाकर एक फीडबैक भी मिले। शाजिया लेकिन ठीक है, शाजिया ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 बातों पर रोक लगाई, तो 2 गलतियां तो स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैंने मौका दिया आपको पूरा बोलने का, 2 गलतियां तो स्वीकार कीजिए। पहली चीज तो ये है कि आप चुनावी राज्यों में रथ यात्रा लेकर जा रहे थे गरिमा जी, और दूसरी नहीं, ये तो कर्टसी बनता है शाजिया इतना कि सच्चाई से, ईमानदारी से स्वीकार करें कि चुनावी राज्यों में जहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है वहां नहीं जा सकते थे आप। तो पहला तो ऑर्डर में ये खामी थी, ये स्वीकार कीजिए कि चुनाव आयोग ने दुरुस्त किया है। नहीं, कोई खामी नहीं है, मुझे अभी भी बिल्कुल नहीं लगता है। गरिमा जी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो दुष्प्रचार हो रहा है, क्योंकि विवरण में शैतान है, डेविल इज इन द डिटेल। अब कहा जा रहा है पूरा नौकरशाह, देखो भाजपा ने क्या कर दिया, हो मोदी जी कैसे हैं, सारे के सारे IRS अफसर, अकाउंट सर्विसेज के अफसर सब चल पड़े हैं। ये 0.2% और कोई उससे भी कम। लेकिन क्या शाजिया फिर एक और सवाल नहीं उठता किसी में कि 9.5 साल बाद, सुनिए मैं खत्म फिर एक और सवाल नहीं उठता क्या कि 9.5 साल बाद अगर ब्यूरोक्रेसी की, टॉप ब्यूरोक्रेसी की याद आ रही है सरकार को, इसीलिए कि योजनाएं इंप्लीमेंट हुई कि नहीं ये कम से कम सुनिश्चित हो, तो दैट मीन्स ये 9.5 साल का जो अरसा रहा। गरिमा जी अगर आप गरिमा जी आप फिर उस पे आ गई। मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, टॉप ब्यूरोक्रेसी के अगर 0.2% अफसरों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। आप बताइए, आपने अभी भी कहा कि चुनावी राज्य हैं, लेकिन सेंट्रल की स्कीमें तो पूरे देश भर में हैं। अगर 5 राज्यों में इलेक्शन कमीशन जो पूरी तरह से उसका पूरा हक है ये रोकने का, उनको लगता है कि इससे पक्षपात हो सकता है और ये चुनावी प्रतिक्रिया में बाधा बन सकता है, तो उन्होंने फौरन आदेश दिया और उसका फौरन मानना लाजमी है। ठीक है, तो उसमें कुछ तो राजीव रंजन बीजेपी को नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। गरिमा जी ठीक है, गरिमा जी आखिरी चीज जो बोला आपने, सॉरी गरिमा जी आखिरी बार एक और बात, नहीं एक और जरूरी बात मैं कहना चाह रही हूँ। लगातार जो है कि जो कुछ भी मोदी सरकार करे आपको दिक्कत है। अभी तक आप क्या कहते आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन जो है वही करता है जो भाजपा कहती है। ये कितनी बार सुना है मैंने हर एक विपक्ष नेता से। अब ये भी आपके सामने प्रमाण है कि बाकायदा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई 4-5 राज्यों में चुनाव हैं, यहाँ पे आप ना कीजिए, और भाजपा सरकार ये नहीं कह रही है ओहो इलेक्शन कमीशन जो विपक्ष की बात सुन रहा है। तो राजीव रंजन क्या, ठीक है शाजिया, ठीक है राजीव रंजन जी, तो क्या विपक्ष पॉलिटिसाइज कर रहा है इस पूरे मामले को, जानबूझकर तूल दिया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मुखर होना बेहद आवश्यक है, और अगर लगातार लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार हो, संस्थाओं का दुरुपयोग हो और उस समय विपक्ष मौन रहे, तो ये बहुत कुछ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। इसलिए विपक्ष ने अगर इसकी आलोचना की है तो निसंदेह ये संतुलित कोशिश है और इसका सबको सम्मान करना चाहिए। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, सरकारी अधिकारियों को संगठन के प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाना सैद्धांतिक तौर पर गलत है, और केवल 9.5 साल की उपलब्धियां, उसमें भी उनके फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं
उनको जनता तक ले जाना और उसका जश्न मनाने का काम सरकारी अधिकारियों का नहीं हो सकता है। और अगर ये इस देश के 76 वर्षों के विकास यात्रा को आप अगर दर्शाने के लिए अधिकारियों को भेजते तो ये कहीं ना कहीं एक ईमानदार कोशिश हो सकती थी, लेकिन आपने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने के लिए और उसका जश्न मनाने के लिए अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाया। अब ये सवाल उठता है कि रथ को लेकर के आपने निर्देश को मान लिया। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले चुनाव आयोग का ये आदेश अधूरा है, इसलिए कि जिन 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें इस अभियान में केवल 2 ही राज्य पहले से भी निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से आएंगे, वो तेलंगाना और राजस्थान है। तो बाकी 3 राज्यों का तो मसला ही नहीं है। अब ये इन राज्यों से ज्यादा देश के लोकसभा के चुनाव, जिसमें एक तकनीकी जो इन्होंने एक लाभ लेने की कोशिश की है, तकनीकी तौर पर उसको नकारना किसी के लिए भी मुश्किल होगा कि आदर्श आचार संहिता देश के लोकसभा चुनाव के लिए तो लागू हुआ नहीं है, लेकिन उद्देश्य अगर चुनाव में वोट को भुनाने का है और आपको अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए आप अधिकारियों के एक बड़े कुनबे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निसंदेह ये उनको राजनीतिक तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जिन सर्विसेज एक्ट को लेकर के आपने कहा, आईपीसी का आपने हवाला दिया, और ये सैद्धांतिक तौर पर ये अनैतिक प्रथम दृष्टया ऐसे भी प्रतीत होता है। लेकिन राजीव रंजन, उदाहरण है, क्या उन राज्यों में मान लिया जाना 1971 में जहां पर चुनाव आचार संहिता लागू है, वहां बड़े डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट की तरह, अनुशासन को मानने वाले बच्चे की तरह मान भी लिया ना, फिर उन राज्यों में नहीं निकालेंगे। रथ शब्द पर भी जो आपत्ति थी उसको भी वापस ले लिया है। नहीं, देखिए ये तो इन्हें पता था कि इन्हें मानना ही होगा, और ये कहीं ना कहीं जो असली जो उद्देश्य इनका है, जाने अनजाने में उनके इस पाप को ढकने का काम भारतीय निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। केवल राजस्थान और तेलंगाना, सवाल 2024 का चुनाव है, और ये पूरा का पूरा अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। फरवरी से 15 मार्च के बीच में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। ये आखिरी दौर का सबसे कारगर अभियान इनके हिसाब से हो सकता है। अच्छा, और मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, 1971 इंदिरा गांधी जी का, जो देश की तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, और उनका राजनारायण जी के साथ जो निर्वाचन था उसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केवल आप देखिए, यशपाल कपूर ने सरकारी कर्मचारी रहते हुए उस चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था। उनकी दलील थी कि अभियान में शामिल होने के पहले उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया था, जो 13 जनवरी तक प्रभावी हो जाएगा। कोर्ट ने नहीं माना और जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने राजनारायण जी के पक्ष में निर्णय दिया। मैं इसी सवाल पर तो आप अनुमा से अधिकारियों को आप बलि का बकरा बना रहे हैं। बिल्कुल, जिस कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का और कमिटेड जुडिशरी बस का मैं जिक्र एक होता बात है। केवल कहना चाहूंगा। हाँ, कह दीजिए राजीव जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं जी, ये बड़ी संख्या में ब्रोशर्स बन रहे हैं, बड़ी संख्या में पैम्फलेट्स बन रहे हैं, पब्लिसिटी मटेरियल पर करोड़ों रुपए से ज्यादा खर्च होंगे, अधिकारियों का एक बड़ा कुनबा होगा। जो काम पार्टी को अपने नेताओं के जरिए कराना था, वो काम सरकारी धन का इस्तेमाल करके, सरकार के आला अफसरों को इन्वॉल्व करके ये सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। ठीक है, अनुमा आचार्य, तो ये जो फैशन कहिए, इसको ट्रेंड कहिए, ये तो आपके जमाने से, अभी कहा भी राजीव रंजन ने, 1971 में यशपाल कपूर बड़ा मार्वलस एग्जाम्पल है इसके लिए। और बहुत सारे उदाहरण तो ऐसे हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने रैलियों में मंच तक सजवाने का काम सरकारी अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया, चुनावी रैलियों में। तो यानी कि ट्रेंड देश में पुराना है। गरिमा जी, मैंने बहुत धैर्य से सबकी बात सुनी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी पूरी बात सुनेंगी। क्योंकि आपने इंदिरा जी का पहले एग्जाम्पल दे दिया, तो आपको बता दूं कि ये सरकारी अधिकारियों से कोई स्टेज नहीं सजवाया था। एक बार एक कनेक्शन लिया गया था खाली मंच के लिए, माइक का,
इतनी ही बात थी और आप उसको अच्छी तरह से गौर से पढ़िएगा। मैं आपको ये बताना उत्तर चाहती हूँ कि प्रदेश आज के के हमारे अधिकारियों का अनुमा आचार्य, जानकारी मेरी दुरुस्त है इसीलिए मैंने कोट किया, बगैर जानकारी के मैं कोट नहीं करती। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का इस्तेमाल हुआ और यशपाल कपूर का भी बड़ा मार्वलस एग्जाम्पल है। सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग किया। तो मेरा बस ये कहना है कि क्या ये ट्रेंड पुराना है, पहली बार नहीं हो रहा है देश में? देखिए, उस समय तो उसको कोर्ट तक ले जाया गया था उस मामले को, और कोर्ट ने अपना निर्णय लिया था। लेकिन अब यहाँ बात सुनिए मेरी, प्रधानमंत्री जी हर चुनावी राज्य में कम से कम 5 बार जाते हैं, 5 बार से ज्यादा बार जाते हैं, घोषणाएं करते हैं। चुनाव घोषित होने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले वो जाते हैं और सरकारी खर्च पर जाते हैं, आपके और हमारे टैक्स के पैसों से जाते हैं वो। तब वो प्रधानमंत्री बन के नहीं जाते हैं, तब वो जाते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह ही हैं। लेकिन चूंकि चुनावों की घोषणा नहीं होती है तो अरबों का खर्च उन पर किया जाता है इन कामों से जाने के लिए। दूसरी चीज, मैं पूरी बहस सुन रही थी, मुझे ताज्जुब हुआ कि एक जगह तो एलजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन नहीं होता, प्रदर्शन या आंदोलन या सत्याग्रह ही नहीं होता, दिखना भी होता है। यानी कि अगर कोई सहायता करता हुआ दिखता है, he should not demonstrate himself to be, ऐसा ये है वो। तो विशेषण की तरह और क्रिया की तरह दोनों इसका और संज्ञा की तरह भी प्रयोग होता है। तो इसलिए उनको बता दूं कि ये जो रूल है उसमें साफ लिखा है कि कोई सरकारी सेवक किसी राजनीतिक दल और राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य नहीं होगा, वो तो अलग बात है, उसकी सहायता किसी अन्य तरीके से करता हुआ नहीं दिखेगा। ये है वो पूरा का पूरा। एक खास बात आपसे बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक तरह के सिस्टम में रही हूँ जहां पे अलग अलग तरीके से बजट होता है। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए कि जिस जिले में जाएंगे ये लोग, उस जिले के क्या कलेक्टर को आप निकाल दे रहे हैं, तहसीलदार को निकाल देंगे क्या आप, कमिश्नर को निकाल देंगे क्या आप, वहां का एसडीएम है उसको निकाल दिया है क्या? ये लोग पर्याप्त नहीं है? ये लोग उन योजनाओं का जो उनका काम है, बेसिक काम है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है? अरे इस सरकार के साथ दिक्कत क्या है मालूम है कि इनका कोई भी मंत्री किसी का भी जवाब देता है, कोई भी विभाग किसी के भी बारे में बोलता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आप ये समझिएगा, क्या टीचर जो है वो सीधे डॉक्टरी का काम कर सकता है? क्या डॉक्टर बांध बना सकता है? क्या कुक जो है उसको हम डॉक्टर बना सकते हैं? ये बात समझने की है। डिवीजन ऑफ लेबर नाम की एक चीज होती है, डिवीजन ऑफ लेबर में श्रम विभाजन है। आपके यहाँ जो आपके कैमरामैन है, आप ही उनका काम कर दें और वो ही कैमरामैन ही आपकी जगह आके बैठ जाए, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो बात है, लेकिन अनुमा आचार्य, जड़ कहीं बहुत गहरी है क्या? ये सिर्फ 9.5 साल में, ये 9.5 साल में तमाम चीजों का बेजा इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है? जड़ बड़ी पुरानी है। मेरी आपने कहा कि कोर्ट ने उस पर आदेश दिया, लेकिन उसी के रिटेलिएशन में देश ने इमरजेंसी भी तो झेली। फिर उसका रिटेलिएशन नहीं था, इस पे हम पूरी बहस करेंगे। मैं आपसे बात करूंगी कि जॉर्ज फर्नांडिस कैसे सीआईए से मिलना चाहते थे। मैं कहती हूँ ना, आज हम जिस पे बहस कर रहे हैं उस पे करें, इमरजेंसी पर करूंगी मैं आपके पास आके बहस। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर हर योजना का अपना बजट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अलग से बजट है, ये आपको पता है कि उसका 75% बजट विज्ञापन में खर्च हुआ। प्रधानमंत्री के खुद के प्रचार में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है इतने सालों में। उसके अलावा हर बार मन की बात करते हैं हर महीने, उस पे लोगों ने बताया है कि 8 करोड़ हर प्रोग्राम पे खर्च होता है, यानी कि 100-125 करोड़ उसके ऊपर भी खर्च हो गए हैं। मोदी जी के साथ दिक्कत यह है, हम ये कहते हैं कि अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगाएं और उस नगर विशेष के प्रशासनिक अधिकारियों को लगाएं। ठीक है, क्यों यानी कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के इस्तेमाल से दिक्कत, सेना के इस्तेमाल से दिक्कत है। प्रचार करें, जमकर करें। ऐसे में सुनील साजन, ये जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का शब्द है, ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यहीं पर एक और बहस शुरू हो गई कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नॉट टू द पब्लिक, टू द गवर्नमेंट। देखिए गरिमा जी, ये बात कही थी वाजपेयी जी ने, और मुझे लगता है कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि जो अधिकारी हैं वो सरकार के अंडर काम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र भी तो है, संविधान भी तो है। क्या सरकार संविधान से बड़ी हो गई?
या सरकार अधिकारी से कहेगी और वो संविधान इजाजत नहीं देता तो वो अधिकारी कर जाएगा? ऐसा नहीं है। और मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, कोई भी सरकार, मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, इन्होंने ये परंपरा डाल दी कि हम प्रचार अधिकारियों से कराएंगे, 24 में ये बदल जाएंगे, उसके बाद फिर ये क्या कहेंगे आके टीवी पर, क्या कहेंगे सड़कों पर। तो कोई ऐसी परंपरा ना बनाएं कि उससे कल आप भी विपक्ष में बैठेंगे। और सत्ता और विपक्ष दोनों की बात सुनता है ना अधिकारी। ठीक है कि सरकार की ज्यादा सुन लेता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी विपक्ष की बात ही नहीं सुनता, या सरकार ही लोकतंत्र में सब कुछ हो गई। आपने कहा कि आज चुनाव आयोग के निर्णय से विपक्ष जीत गया। विपक्ष नहीं जीता, लोकतंत्र बचा है। लोकतंत्र पर जो लोग भरोसा करते हैं वो भरोसा बचा है। तो सुनील साजन, फिर ये बात माननी चाहिए आपको कि देश की संस्थाएं अभी काम कर रही हैं। विपक्ष बड़ा आरोप लगाता है कि देश की सारी संस्थाएं सरकारी नियंत्रण में है, तो इस पर खुश होना चाहिए। जैसे आपने बीजेपी के प्रवक्ता से कहा, मैं आ रहा हूं उसी पे, आपने बीजेपी के प्रवक्ता से कहा कि कम से कम इन 2 पॉइंटों पे मान जाइए। उन्होंने कहा नहीं, कैसे मान जाए? अगर वो मान जाएंगी तो उनको ये मानना पड़ेगा कि देश में महंगाई है, उनको मानना पड़ेगा कि देश में बेरोजगारी है, उनको ये मानना पड़ेगा कि देश में भ्रष्टाचार, बीजेपी सरकार चरम पर है, उनको ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके की सड़कें बन रही हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल गिर रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रेनें लड़ रही हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। केवल विज्ञापन से देश तरक्की की तरफ नहीं जाएगा, केवल विज्ञापन से आप प्रचार करेंगे वो देश तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है। देश तरक्की की तरफ जा रहा है। इंफ्रा आपने कितना तैयार किया, रोजगार के इंतजाम कितने किए? भाई हम कहें बिजली नहीं आ रही तो सरकार बताए कि बिजली उत्पादन पे आपने कितना काम किया। हम कह रहे हैं कि अस्पताल में दवा नहीं, तो सरकार बताए कि पिछले 9.5 साल में कितने एम्स बना लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोल देंगे और क्या एम्स बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएंगे, डॉक्टर आ जाएंगे, दवा आ जाएगी? झूठ बोलने से आप खबर में आ सकते हैं, टीवी में आ सकते हैं, अखबार में आ सकते हैं, जमीन पर हकीकत में नहीं आ सकते। तो इसलिए जो बात आप कह रही हैं कि भाई कोई न कोई संस्थाएं बची हैं, हाँ ये है भाई, अभी संस्थाएं बची तभी तो हम आपके कार्यक्रम में बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग लगातार आरोप लगाते हैं, और आरोप नहीं वो सच्चाई भी है, आप सारे संस्थाओं पर कब्जा करते जा रहे हैं, सारे संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाएंगे कि लोकतंत्र कहां बचेगा? ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप ये कमजोर सरकार है। सरकार ने अपना आकलन कर लिया गरिमा जी, और उनको लग रहा है अब हमारे नेता क्या जाएंगे जनता के बीच, हमारे वर्कर कहां जाएंगे। तो इनके नेता और वर्कर और प्रवक्ताओं के पास जब जवाब नहीं बचा है तो इन्होंने एक टीम बनाई है अधिकारियों की। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि अधिकारी सबसे जल्दी बदलने वाली कौम है, जो सरकार के साथ ही सबसे पहले बदल जाती है। यही अधिकारी जब अगली सरकार में काम करते नजर आएंगे। 24 में आप आ रहे हैं, ये उद्घोषणा 24 में आप आ रहे हैं, ये उद्घोषणा करते हुए आप पैनल पर नजर आ रहे हैं। लेकिन शाजिया, खैर हालांकि कबूलनामा जैसा शब्द मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद 9.5 साल बाद, आपने हालांकि प्रतिशत पूरा गिनवा दिया, लेकिन 9.5 साल बाद सरकारी अधिकारी अब जाएंगे जनता के बीच, ये सुनिश्चित करने की जो योजनाएं शुरू हुई 2018 से भी पहले, वो इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई जमीन पर। ये तो फेलियर है सरकार का। गरिमा जी, 100 बातों की एक बात मैं फिर से आपको बता दूं, सारा के सारा आपका पूरा प्रोग्राम का जो विषय है और उसको लेकर जो जानकारी हमारे सब साथियों की है और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसकी पूरी कलई ऐसे खुलेगी। 75,000 है करीब नौकरशाही हमारे देश की। नहीं, मैं नौकरशाही की अभी शाजिया ये डिटेल आप दे चुकी हैं, अलग-अलग सर्विसेज। शाजिया ये डिटेल आप दे चुकी हैं। मेरे स्पेसिफिक सवाल पर आइए। मैं एक और डिटेल दे रही हूं कि 9.5 साल में आप जितना भी आप योजनाएं अपनी जमीन पर नहीं पहुंचा पाए। सुना नहीं, सॉरी ये सवाल, इस सवाल पर जवाब दीजिए।
आप पूछिए, मैं आप बोल लीजिए तो बोलूंगी। 2018 से देखिए, पहले योजनाएं शुरू हो गई। 75,000 नौकरशाह हमारे देश में। नहीं, 75 नौकरशाह मैं अपनी की बात डिटेल शाजिया दे कहूंगी, चुकी मैं हैं। अपनी बात कहूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, आप रोक नहीं पाएंगी। नहीं, मैं फिर से नहीं, आपको थोड़ा अफसोस होगा फिर। नहीं, लेकिन ये तो फिर एडमेंसी हो गई ना शाजिया। 200 लोगों को ये तो जिद हो गया। ये ब्यूरोक्रेसी का डिटेल आप दे चुकी हैं। नहीं, एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है। अरे नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ, आपको कैसे मालूम मैं क्या कहने जा रही हूँ? आप क्लेयरवॉयंट हैं, आप देख सकती हैं फ्यूचर का, आपको कैसे मालूम है क्या कहने जा रही हूं? बात कहिए। मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो आपको झकझोर देगी और सबको। हाँ, मैं कह के रहूंगी, उसके बगैर मैं जाऊंगी नहीं, और ना मैं आपको मैं जबरदस्ती अपनी बात कहूंगी। अगर आप नहीं कहेंगी तो मैं प्रोग्राम में नहीं बोलूंगी। कहिए मैं शाजिया, बोलूंगी, क्योंकि यही है मुद्दा। बात क्या डिस्कस, आपका डिस्कशन क्या है मानी जी? आपका डिस्कशन इस ऑर्डिनेंस पर है जो नौकरशाह को लेकर है, जो मैंने अभी पढ़ा। 200 से कम लोग हैं इसमें। कितनी नौकरशाह है? 75,000। क्या प्रतिशत निकल के आता है? 0.0002। तो यानी कि पूरे, अब हमने क्या शाजिया, अगर शाजिया एक सेकंड बार बार आप उसी प्रतिशत पर आएंगी, बार उसी प्रतिशत पर आएंगी, तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि अगर सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट 1964 का वायलेशन होता है तो उसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी, एक डेप्यूटी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर को भी इस्तेमाल करती है, वो भी गलत है। एथिकली दिस इज रॉन्ग। कैसे? और ये न सिर्फ एथिकली बल्कि कानूनन भी गलत है। नहीं, ये आप अगर परसेंटेज का हवाला देकर शाजिया, आप कह रही हैं, प्रतिशत का हवाला देकर अगर आप ये कहना चाहती हैं कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट का वायलेशन नहीं है, तो क्या इसको स्वीकार कर लिया जाएगा? चलिए, आपको बोलना, बोलिए। तो मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आप बार बार अगर उसी प्रतिशत पर आएंगी तो तकलीफ है। अरे नहीं, आप नहीं पूछ पा रही हैं। 9.5 साल, मैं 9.5 साल का हिसाब दे दीजिए। फिर यहाँ पे रख रही हूँ, मैं फिर से कहूंगी 1964 का जिसका आप हवाला दे रही हैं, मेरे इस विवरण के बाद जो मैंने डिटेल दिए हैं कि जो नौकरशाह जो इम्पैक्टेड हैं इस पूरी सरकार के, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरी नौकरशाह लामबंद है, तो वो 0.0002 है। ठीक है, अनुमा आचार्य का हवाला दे, बहुत छोटा सा रिएक्शन किस तरह से वायलेट करता है बताइए। बहुत छोटा सा। दिस इज नॉट द वायलेशन। एक सेकंड शाजिया, ठीक है, सबको बराबर मौका देना मेरी जिम्मेदारी है बतौर होस्ट ऑफ द प्रोग्राम। अनुमा आचार्य, फिर आपने जो चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि भाई वायलेट हो रहा है सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट, तो गलत लिखा फिर आपने प्रधानमंत्री को। गरिमा जी, कौन हल्का कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है, और ये तराजू लोकतंत्र का तराजू है। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बात कर रही हैं पूरी तरह इररिलेवेंट है, क्योंकि 75,000 नौकरशाह हैं, उसमें कमिश्नर भी है, उसमें कलेक्टर भी है, उसमें एसडीएम भी है, और वो सारे लोग हैं। तो इन 75,000 लोगों के जो लोग आ रहे हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इन योजनाओं को पूरी तरह से लागू करना, वो भी उसी में शामिल हैं। तो वो सब क्या फेल है, जिसलिए ये अलग से दूसरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला वहां जाके क्या करेगा? अरे पूरा प्रिंट मीडिया, ऑलमोस्ट पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर इन योजनाओं के बारे में विज्ञापन है। प्रधानमंत्री खुद हर राज्य में चिट्ठी लिखते हैं, और पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट और पूरा का पूरा कुरियर सर्विसेज ये लोगों तक पहुंचाती हैं। इतने सारे विज्ञापनों के बाद, उसके बाद भी अगर ये योजना नहीं पहुंची है तो ये कौन सा गिमिक है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये इररिलेवेंट बात, 75,000, उसी 75,000 में वो कलेक्टर हैं, उसी में वो एसडीएम हैं, उसी में कमिश्नर्स हैं, और उसी में अलग अलग जगह के डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट डायरेक्टर्स वो सारे शामिल हैं। तो उनके रहते ये सब निष्फल हो गया है क्या? वंस अगेन शाजिया, वंस अगेन कमिंग टू यू। तो आपका प्रचार विभाग, जितनी भी एडवर्टीजमेंट कंपनीज सरकार हायर करती है, पैसा खर्च होता है, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों में, आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स सड़कों पे चिपके होते हैं, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, बिल्कुल, फसल बीमा योजना। 2018 से पहले, एक सेकंड फिर शाजिया इस बात का जवाब दीजिए कि 2018 से पहले वो सारी योजनाएं शुरू हुई सिवाय विश्वकर्मा योजना के, जिसको आपने अभी थोड़े दिन पहले ऐलान किया, और अब 6 साल बाद 2023 के अंत में आप ये सुनिश्चित कर रही हैं कि जमीन तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो 6 साल की वो जो फेलियर रही, उसके लिए अकाउंटेबल कौन? पहले बात, आप एक प्रिज्यूम क्यों कर रही हैं कि वो फेल रही?
बहुत से This is इसमें what you आंकड़े आए want- हैं। this is और वो आंकड़े what कहाँ you से आए want हैं? to चाहे वो ensure. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो या अरे बोलने तो दीजिए गरिमा जी, बोलने तो दीजिए। आपको आप क्या ही हो बोल गया रही है? हैं, शाजिया। आप चुपचाप हो जाती। मैंने इतनी लंबी तकरीरें सुनी है, मुझे ठीक बोलने है। क्यों नहीं दे रही है? कहिए, कहिए। नहीं, आप लगातार बीच में बोल रही हैं। मैं एक सेंटेंस खत्म नहीं करती, वाक्य आप रिप्ले कर दीजिएगा। आप दर्शकों से पूछ लीजिए, मैं एक वाक्य बोलती हूँ, आप बीच में बोलना शुरू कर देती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। और जब बाकी एक तो बताइए, जो सारी स्कीमें हैं, अगर 6 साल बाद, कुछ 5 साल बाद, कुछ 8 साल बाद, अगर यह सरकार कुछ 200 अफसर जो कि 0.00002 के हिसाब से अफसरों को तैनात कर रही है कि एंगेज करो, मॉनिटर करो और जाकर फीडबैक लाओ, लाभार्थियों तक पहुंचो, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? और दूसरी बात, अभी इससे पहले राजीव जी, जो उनको मैं सीरियसली लेती हूँ, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, वो क्या कह रहे थे इस बात पर? उन्होंने क्या कहा कि देखिए ये जो है पूरी तरह से निर्वाचन जो सदन है उनकी बात का उनको मानना पड़ा, उनके पास चारा नहीं था। तो हम तो मानते हैं आप तो पूरी तरह से ईवीएम मशीनरी को भी, इलेक्शन कमिश्नर को भी, निर्वाचन आयोग को भी, निर्वाचन प्रक्रिया को भी, ईवीएम को भी, सबको आप गलत बना देते हैं। आप तो कहते हैं कि पूरी की पूरी तरह से ईवीएम ही गलत है, जीतने पर आप कह देते हैं ईवीएम सही है। तो हम तो पूरी तरह से कहना मान रहे हैं और 5 चुनाव ही इसकी बात है। लेकिन आप जिसको लेकर पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं वो दरअसल 0.00002 नौकरशाह भी नहीं है इस देश के। शाजिया, मुझे क्या काम है? उनका काम है जाकर सिर्फ बाकी पैनलिस्ट को भी याद हो गया और जो एडवर्टाइजिंग बजट है। शाजिया, ये आपका फिगर मैं चाहती हूँ याद हो गया है हम सबको। ऐसे में ए.के. वाजपेयी गलत नहीं था तो फिर सरकार मानी क्यों? रथ जैसे शब्दों का इस्तेमाल खत्म क्यों कर दिया गया? गर्मा जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, जो अभी आप बात कर रहे हैं ना 64 का सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, उसका ये तात्पर्य नहीं है। प्लीज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे, गुमराह नहीं हो पाएंगे, ना मैं होऊंगा। उसमें सीधा है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन, यू आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम political affiliation, number 1, you are restrained from holding trade union activities। जो डेमोस्ट्रेशन वर्ड है, जो अभी कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता कह रही थी, वो डेमोस्ट्रेशन ये वाला नहीं है कि डेमोस्ट्रेट करना। स्ट्राइक वगैरह का जो राइट, ट्रेड यूनियन एक्ट का जो राइट होता है, या वर्कमैन का जो राइट होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के वर्कमैन का जो राइट होता है, उस डेमोस्ट्रेशन की बात हो रही है। और वो आर्मी में भी म्यूटस मुटंडी एज इट इज लागू होता है। तो उसको प्लीज जरा थोड़ा सा करेक्ट कर जनता के बीच में जाने दीजिए। ए.के. वाजपेयी 1971 में रायबरेली का जो चुनाव था, उसमें यशपाल कपूर सरकारी सेवा में रहते हुए वो गलत है। वो इंडिविजुअल का स्टेज नहीं लगाएंगे, प्रचार कर रहे थे। तो ये भी तो 9 साल का प्रचार है ना। नहीं भाई, ये आपने फिर क्यों मनरेगा शामिल नहीं किया? आप सारी जितनी सरकारी योजनाएं चला रहे सबका प्रचार करते फिर आप। ब्यूरोक्रेट एक साहब बैठे हुए थे, शर्मा जी, उन्होंने बिल्कुल सही बात की, एकदम नपी तुली, कि वो बाल जितना गैप है, जितना सा बाल में गैप होता है। आपने कहा कि 1971 में जो यशपाल कपूर कर रहे थे गलत कर रहे थे। अब पहले उस पे आ जाओ ना, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं, अरे नहीं ना, फर्क है उसमें, बात में फैक्ट में गड़बड़ हो जाएगा। वो यशपाल कपूर जी पब्लिक सर्वेंट होते हुए इंदिरा गांधी के लिए पॉलिटिकल रैली में माइक का इंतजाम कर रहे थे, इलीगल कनेक्शन डलवा रहे थे। तो वो कंप्लीटली मिसयूज ऑफ पावर्स हो गया, वो मिसकंडक्ट में आता है। और क्योंकि 309 से गवर्न होते हैं आर्टिकल से, इसलिए दे आर सब्जेक्टेड टू दी डिसिप्लिनरी एक्शन। वो इश्यू था वहां पे। और ये जो रथ प्रभारी बना दिए जाए, रथ तो हटा ही दिया हमने। देखो अच्छा, यानी कि गलती हो तो गलती थी, इसमें देखो बड़ा सिंपल, रथ हटा दिया। बड़ा सिंपल सा फर्क है। सरकारी एम्प्लॉई है, सरकार की योजनाएं वो लागू नहीं करेंगे या वो नहीं एग्जीक्यूट करें तो कौन? एक सेंटेंस और बोलूंगा, ठीक है। ये नसबंदी प्रोग्राम क्या था? पूछे ना, ये अनुमा जी बैठी हुई है, ये हम लोग साक्षरता कार्यक्रम चलाते हैं, वो क्या है? आपको लगता है कि मैंने कांग्रेस से कोई मुरव्वत की है सवाल पूछने में? मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या था प्रोग्राम? ये नसबंदी प्रोग्राम किस लिए चलवाए थे? ठीक है। साक्षरता प्रोग्राम क्यों चलवाते हो? राजीव रंजन जी ने ये सर्वे क्यों कराया अभी? ठीक है ए.के. वाजपेयी जी। राजीव रंजन जी, क्या फिर ये मान लिया जाए कि मजबूत मैंडेट की सरकारें अक्सर इस तरह के फैसले करती हैं, पहले से होता आया है और शायद ये कहना ऑफेंसिव हो लेकिन आगे भी चलता रहे? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले जिन्हें बड़े प्रचंड जनादेश के साथ जनता चुनती है, उन्हें भी जनता हैसियत में लाने का काम करती रही है। और मैं जब भी कांग्रेस का नाम लेता हूं
तो मैं इसलिए कहता हूं कि ज्यादा लंबे समय तक वो सत्ता में रहे हैं, उनसे अगर गलतियां हुई, जब उन्हें प्रचंड जनादेश मिला 1972 और 1984, दो ऐसे चुनाव थे जिसमें बहुत ही बड़ा जनादेश था, लेकिन 77 और 89 ये दो ऐसे चुनाव थे जहां कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो 14 और 19 के बड़े जनादेश के बाद 24 में एक बड़ी पराजय, ये बहुत बड़ा कोई आश्चर्य या अप्रत्याशित नहीं होगा, पहली बात। ठीक है। और मैंने पिछले डिबेट में कहा था कि रथ जैसे शब्द, ये जो शब्दावली है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की है। और आपको याद होगा, आपके डिबेट में मैंने ये बात कहा था कि पूरी तरह से एक भगवा जामा में ब्यूरोक्रेसी को लेकिन चुनाव आयोग ने, बैठाने की राजीव कोशिश जी, थी। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और केंद्र सरकार ने भी उस बात को मान लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहस थोड़ी और आगे जाती हुई भी दिखती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। टाटा न्यू, डाउनलोड नाउ।